हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में एमटीएस और हवलदार का ब्रह्मास्त्र पूरे पेपर का हल देखेंगे। एसएससी के नए पैटर्न पे टॉप लेवल के 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 50 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो साथियों, एसएससी में जिस टाइप के सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं तो उन्हीं प्रश्नों का आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, जैसा कि एसएससी एमटीएस हवलदार का पेपर 4 फरवरी से शुरू हो रहा है, तो इसी को टारगेट करते हुए लगातार सुबह 8:30 बजे, एक शाम 5 बजे और एक शाम 7 बजे ये क्लासों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के सेशन में एसएससी के नए पैटर्न पे जो आपका 50 क्वेश्चन होगा, तो इस क्लास में आपको हर एक सब्जेक्ट में अपना स्कोर चेक करना है। जैसे आपका जीके होगा, इंग्लिश होगा, मैथ होगा और रीजनिंग होगा। तो इन्हीं 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो आपके पेपर में जीके में 25 क्वेश्चन पूछे आने वाले हैं, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन पूछे आने वाले, रीजनिंग में 20 क्वेश्चन और इसके अलावा मैथ में 20 क्वेश्चन। तो इस तरह से आपके पूरे 90 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि 90 मिनट का समय रहेगा। 45 मिनट सॉल्व करने के लिए आपके पास जीके इंग्लिश रहेंगे, 45 मिनट आपका रीजनिंग और मैथ के सवालों को हल करने के लिए रहेगा। इस तरह से आपका पूरे 1.5 घंटे में पेपर होगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर के रहने वाले हैं। तो इस क्लास में आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए हल करना है और यहाँ से अपनी तैयारी को भी परखना है कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। समय बहुत कम है, तो आपको अधिक से अधिक क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे आप अपने शिफ्ट में अधिक स्कोर कर सकें। ओके, तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट में अपना स्कोर बताएगा कि आप सभी का आज के सेशन से कितना स्कोर रहा। ओके, तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त करने में राजा राम मोहन राय की मदद की थी? बताइए, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त करने में राजा राम मोहन राय की मदद की थी? तो किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। पहले का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वर्ष 1917 के गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है? इनमें से कौन सा स्थान वर्ष 1917 के गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है? चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को। मार्च 2023 में भारत के 28वें लेखा महानियंत्रक यानी सीएजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? बताइए, मार्च 2023 में भारत के 28वें लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो एसएस दुबे को किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। मणिपुर के निम्नलिखित में से किस शहर में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी स्थित है? मणिपुर के किस शहर में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी स्थित है? तो ये इम्फाल में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के अंतर्गत महाबलीपुरम मंदिर वास्तुकला के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा? दक्षिण भारत के किस साम्राज्य के अंतर्गत महाबलीपुरम मंदिर वास्तुकला के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा था? तो ये पल्लव वंश के समय। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। भारतीय संविधान ने किसकी स्थापना की है? भारतीय संविधान ने किसकी स्थापना की है? तो स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली की स्थापना की है भारतीय संविधान ने। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को। हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्षीय अकबर का 1556 में किस राज्य के कलानौर में राज्याभिषेक हुआ था? बताइए, हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्षीय अकबर का जो 1556 में किस राज्य के कलानौर में राज्याभिषेक हुआ था? बताइए, तो ध्यान रखिएगा, पंजाब के कलानौर में राज्याभिषेक हुआ था 13 वर्षीय अकबर का, जो कि 1556 में हुआ था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 को। किस सरकार ने वर्ष 2022 में पंडित अनिंदो चटर्जी नामक प्रतिष्ठित तालवादक को बंग विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया? किस सरकार ने वर्ष 2022 में पंडित अनिंदो चटर्जी नामक प्रतिष्ठित तालवादक को बंग विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल सरकार ने। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 9 को।
किन जीवों को एबीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है? किन जीवों को एबीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो पक्षियों को। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 को। तो साथियों आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 का जो मेन सब्जेक्ट होता है जीके जीएस करंट अफेयर और इंग्लिश, इसी से आपका फाइनल रिजल्ट बनने वाला है। तो साथियों आप सभी लोगों के लिए पूरे 40 टेस्ट का प्रोवाइड हमने कर दिया है, जो कि 20 टेस्ट आपको जीके जीएस करंट अफेयर के मिलेंगे प्लस इंग्लिश के 20 टेस्ट मिलेंगे। पूरे 1000 क्वेश्चनों का ये टेस्ट होगा। एसएससी के नए पैटर्न को देखते हुए ये टेस्ट आपके लिए होने वाला। डेली आपको एक एक टेस्ट को लगाना है। जैसे जीके का आपको एक टेस्ट लगाएंगे, जैसे 25 क्वेश्चन आपका ओपन होगा उस टेस्ट में सबसे पहले आप 25 ठो आपको नंबर लिख लेना है। हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, देखना है कि आपका कितना स्कोर बन पाता है। यदि आपका 25 क्वेश्चन में से मान के चलिए 20 से 22 क्वेश्चन ठीक हो पाता है तो समझिए आपका एसएससी एमटीएस में जीके जीएस में बहुत अच्छा तैयारी चल रही है। ओके, तो ये टेस्ट आपको एकदम सिलेक्शन दिला सकता है भाई। यदि आप पूरे टेस्ट को कंप्लीट लगा सकते हैं, पूरे 1000 क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं, तो ये टेस्ट मात्र आपके लिए हमने 50 रुपीज कर दिया आपके एग्जाम के लिए। तो जिनको भी ये टेस्ट चाहिए इस नंबर पे मैसेज करके ये टेस्ट अपने पास मंगा ले। बहुत अच्छी तरीके से ये टेस्ट हमने आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं भाई। पूरे 1000 क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान रखिएगा, वो भी एसएससी के नए पैटर्न को देखते हुए ये टेस्ट आपके लिए तैयार किया गया है। ठीक है, तो जिनको भी चाहिए इस नंबर पर मैसेज करें और ये टेस्ट आप लगातार सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है? कौन सा त्यौहार गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो गुरु पर्व यानी गुरु पूरब त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 को। किसी स्थान की जलवायु निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रभावित नहीं होती है? किसी स्थान की जलवायु किसके द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तो मिट्टी के प्रकार के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 12 को। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा तानसेन संगीत समारोह आयोजित किया जाता है? किस राज्य सरकार द्वारा तानसेन संगीत समारोह आयोजित किया जाता है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 को। पहले एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? बताइए, पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? तो 1980 में की गई थी। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 14 को। निम्नलिखित में से किस खेल में एक खिलाड़ी को विकेट कीपर के नाम से जाना जाता है? किस खेल में एक खिलाड़ी को विकेट कीपर के रूप में जाना जाता है? आप सभी को मालूम होगा कि क्रिकेट खेल में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15 को। भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक है? बताइए, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस जी हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 16 को। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? तो अनुच्छेद 51A में शामिल है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को। सीएसओ ने किस वर्ष में सकल वर्धित मूल्य यानी क्रॉस वैल्यू एडेड की अवधारणा को अपनाया था? बताइए, सीएसओ ने किस डेट को और किस वर्ष में सकल वर्धित मूल्य की अवधारणा को अपनाया था? तो भाई 1 जनवरी 2015 में सकल वर्धित मूल्य की अवधारणा को अपनाया था सीएसओ ने। तो यहां से ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 18 को। निम्नलिखित में से किसकी लवणता सर्वाधिक है? तो इनमें से किसकी लवणता सबसे अधिक है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक जो लेक 1 के होते हैं ना, इनकी। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर नदी है? कौन भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर नदी है? तो रावी नदी है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सा विकल्प ठंडे खून वाले जंतुओं के वर्ग से संबंधित है? इनमें से कौन सा विकल्प ठंडे खून वाले जंतुओं के वर्ग से संबंधित है? तो भाई गिरगिट है,
सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, उस्ताद बिलायत अली खान कौन से उस्ताद हैं? बताइए, उस्ताद बिलायत अली खान किसके उस्ताद हैं भाई? तो ये तो सितार के उस्ताद हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 को, रेडियम, बेरियम और स्ट्रोंसियम जैसी क्षारीय मृदा धातुएं किस समूह से संबंधित हैं? रेडियम, बेरियम और स्ट्रोंसियम जैसी क्षारीय मृदा धातुएं ये किस समूह से संबंधित रखती हैं? तो ये समूह 2A से संबंधित रखती हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 को, 7वीं शताब्दी ईस्वी में इस्लाम नामक एक नए धर्म का जन्म कहां पर हुआ था? 7वीं शताब्दी ईस्वी में इस्लाम नामक एक नए धर्म का जन्म हुआ था, लेकिन कहां पर हुआ था? ध्यान रखिएगा, अरब यानी अरेबिया में हुआ था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान करता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 124 दूसरा भाग प्रदान करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष में किया गया? तो 1894 में किया गया था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन। तो इस तरह से ऑप्शन भी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 26, हरेला त्योहार हरियाली, शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण का एक त्यौहार है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? हरेला त्योहार हरियाली, शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण का एक त्यौहार है, किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है हरेला त्यौहार? तो ये उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 27, राज राजा और महाराजा की उपाधि वाले गौतमी पुत्र सातकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? राज राजा और महाराजा की उपाधि वाले गौतमी पुत्र सातकर्णी किस राजवंश से ये संबंधित रखते थे? तो ये सातवाहन वंश से संबंधित थे। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 को, भारत की कौन सी भौतिक विशेषता मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकती? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, इसको आप याद करिए। बताइए, भारत की कौन सी भौतिक विशेषताएं मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकती है? तो कौन रोकती है भाई? हिमालय रोकती है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 40 में किया गया है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को, 19वीं सदी के भारत की निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन स्त्री पुरुष तुलना की लेखिका थी? बताइए, 19वीं सदी के भारत की समाज सुधारकों में से कौन स्त्री पुरुष तुलना की लेखिका थी? बताइए। तो ताराबाई शिंदे थी। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 31, सितार वादक पंडित रविशंकर को 1999 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सितार वादक पंडित रविशंकर को 1999 में भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 32, मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। बताइए, मोहिनीअट्टम किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? लास शैली से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 33 को, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। यहां पे आप सभी को एक सेंटेंस दिया है, इसमें एक आपका मीनिंग क्या है, स्पेलिंग गलत है, तो वही आपको बताना है। जब इस तरह का सवाल आता है तो हम आपको बता देते हैं कि आपको ऑप्शन में चले जाना है। जस्ट देखिए, डिस्क्यूज, डिस्क्यूज का राइट स्पेलिंग क्या होता है भाई? DIS होता है,
GUISE होता है। डिस्क्यूज का मतलब क्या होता है? जो पहचान छिपाना होता है। क्या बोलते हैं डिस्क्यूज मतलब? पहचान छिपाना होता है। तो ये पहला ही ऑप्शन आपका क्या है भाई? इनकरेक्ट स्पेलिंग दिया है, तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए, जैसे द नेबर केम इन डिस्क्यूज एंड अटैक्ड हर चिल्ड्रेन, यानी पड़ोसी जो है ना वो भेष बदलकर आया और उसके बच्चों पर हमला कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्यूज आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन है आपका राइट है। ओके, अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। पैसिफाइव का एंटोनिम बताइए। एंटोनिम का मतलब क्या होता है? विलोम शब्द। पैसिफाइव का मतलब क्या होता है भाई? शांत करना। पैसिफाई मतलब होता है आपका शांत करना। उसके बाद किसी को तसल्ली देना, क्या होगा? निगेट हो जाएगा। निगेट मतलब क्या होता है भाई? नकारना, नकारना होता है। एम्यूज का मतलब क्या होता है भाई? हंसाना होता है। एम्यूज का मतलब हंसाना होता है। रिस्टोर मतलब जैसे कि आप किसी चीज़ को पुनर्स्थापित कर रहे हैं भाई, रिस्टोर कर रहे हैं, किसी चीज़ को फिर से उसी सेम पोजीशन पे ला रहे हैं। और इनरेक मतलब क्या हो जाएगा? क्रोधित करना। तो यही क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। जैसे किसी को आप शांत कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा इसका उल्टा? क्रोधित हो जाएगा, यानी इनरेग हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 35 को। बताइए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम बीट अराउंड द बस। इसका मतलब, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। बीट अराउंड द बस, जैसे कि मुद्दे पर सीधे न आना। जैसे आप कोई बात कर रहे हैं, जैसे जो आपको बात करना है उस पर आप बात न आकर किसी चीज को और लेकर आप बात करें, यानी कि मुद्दे पर सीधे नहीं आना, टाल मटोल करना। ठीक है, तो इसका मुहावरा क्या हो जाएगा? टू अवॉइड गेटिंग टू द पॉइंट ऑफ एन इशू, यानी कि किसी मुद्दे के मूल तक पहुंचने से बचने के लिए। तो इस सवाल का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इनमें से बताइए कौन सा इनकरेक्ट है, बताएंगे। जैसे आइडोल ठीक है, मोटो आपका ठीक है, हाइमन ठीक है। मशीनरी, मशीनरी का स्पेलिंग क्या होता है? MACHINERY होता है मेरे दोस्त। यहाँ पे देखिए ए दे रखा है, तो यही क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 37 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डीले, डीले मतलब विलंब करना। तो इसका उल्टा बताइए। विलोम शब्द। डीले मतलब मेरे दोस्त विलंब करना होता है, आप सभी को मालूम होगा। तो इसका उल्टा क्या होगा? वेट होगा। वेट होगा, प्रतीक्षा करना नहीं होगा। हैस्टन होगा, जल्दी करना। तो ये आपका बी ऑप्शन। इंटरवेन का मतलब क्या होता है? हस्तक्षेप करना। जो कोई किसी चीज में हस्तक्षेप करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरवेन करते हैं, बोलते हैं। लैग का मतलब पिछड़ जाना। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, आप लैग कर रहे हैं, क्लास नहीं कर रहे हैं, तो आप बहुत पीछे हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इस सवाल का बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 38 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडवर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। द एक्सप्लोरर ट्रैक्ड थ्रू द डेंस जंगल, मतलब खोजकर्ताओं ने घने जंगलों से होकर तक यात्रा की। यानी भाई द एक्सप्लोरर ट्रेक्ड ब्रेवली थ्रू द डेंस जंगल, यानी खोजकर्ताओं ने घने जंगल से होकर बिल्कुल बहादुरी के साथ यात्रा की थी। यानी ब्रेवली आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे साहस से पैदल यात्रा करना। ट्रैक मतलब क्या होता है भाई? साहस से पैदल यात्रा करना। इसके साथ एडवर्ब चाहिए, यानी ब्रेवली आपका बहुत परफेक्ट है। रेयरली मतलब क्या होता है भाई? कभी कभार होता है। ब्रेवली मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? कभी कभार होता है। बिफोर मतलब क्या होता है? पहले होता है। एवर मतलब क्या होता है? कभी भी, कभी भी होता है। तो इस सवाल का आपका सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या होगा, बताएंगे आप लोग। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो साथियों आप सभी को सिलेक्ट द ऑप्शन करना, इंप्रूव करना जो अंडरलाइन पार्ट किया गया है। जैसे देखिए, फेल हेड ऑन टू हिज हिल्स इन लव, इसका मतलब बताइए। जैसे देखिए सेंटेंस को पढ़ा जाए तब समझ में आएगा। द मोमेंट जेम्स सा रेगिना ही फॉल हेड ऑन टू हिज हिल्स इन लव विथ हर, इसका मतलब कि साथी बताएंगे। बहुत अच्छा ये सवाल है भाई, सोच समझ के इसका राइट आंसर आप करेंगे।
जिस क्षण जेम्स ने रेगुना को देखा था वह उसके प्यार में पागल हो गया था। तो इसमें क्या भाई, फेल हेड ऑन टू हिज हिल्स इन लव की जगह क्या होगा? तो देखिए एक फेमस इंग्लिश इडियम है जिसका मीनिंग है कि पूरी तरीके से गहरे प्यार में पड़ जाना। यानी यहाँ पे क्या होगा, आपका हेड ओवर हील हो जाएगा मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा? हेड ओवर हील्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का डी ऑप्शन आपका क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी पूरी तरीके से गहरे प्यार में पड़ जाना मेरे दोस्त। ठीक है, डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 40 को। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। मतलब 4 खंड दिया गया, इनमें से एक आपका ग्रामेटिकल एरर है, तो इसी को बताइए। मोस्ट प्रोबेबली ही कम टू ऑफिस नेक्स्ट ट्यूसडे। बताइए इस सवाल का राइट आंसर, संभवतः वह अगले मंगलवार को कार्यालय आएगा। तो साथ ही आप जानते हैं कि जो यहाँ पे ही का प्रयोग हुआ है, ही का प्रयोग हुआ है, तो इसमें तीसरे व्यक्ति एक वचन है भाई, इसलिए क्रिया के साथ यस तो लगाना जरूरी होता है भाई, ये सभी को मालूम होगा। यानी क्या होना चाहिए? ही कम्स होना चाहिए मेरे दोस्त। यानी यही वाला आपका खंड क्या है? रॉन्ग है, ही कम्स होना चाहिए। यानी पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ही कम्स होना चाहिए, ही तीसरे व्यक्ति एक वचन है, इसलिए क्रिया के साथ यस लगाना जरूरी होता है। ठीक है, संभवतः वह अगले मंगलवार को कार्यालय आएगा, ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41 को। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। द बिशप सैडली डिक्लेयर्ड दैट द पुअर जेंटलमैन हु वाज डेड वाज क्यूटर ऑफ द कम्युनिटी। यानी आप सभी को केवल इसको सही करना है भाई, अंडरलाइन पार्ट को। क्यूटर आपका पूछा है, क्या होगा इसकी जगह? इंप्रूव करिए। जैसे देखिए सवाल क्या दिया है, द बिशप सैडली डिक्लेयर्ड दैट द पुअर जेंटलमैन हु वाज डेड वाज क्वाइटर ऑफ द कम्युनिटी। इसका मतलब कि बिशप ने दुखी होकर कहा कि जो गरीब सज्जन मर गया था वह समुदाय का शांत व्यक्ति था। तो क्वाइटर की जगह क्या होना चाहिए भाई? यहाँ पर द पुअर जेंटलमैन के लिए क्वाइटर या क्यूटेस्ट में से कौन सा उचित होगा? तो क्यूटेस्ट होगा, सही क्या होगा? क्यूटेस्ट होगा। यानी डेड द क्यूटेस्ट, यानी वो क्या था? बिल्कुल सज्जन, आपका क्यूटर की जगह क्या होगा? द क्यूटेस्ट होगा। यानी इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, आपका जो क्यूटर होना है वो तुलना दर्शाता है, लेकिन वाक्य में सुपरलेटिव फॉर्म चाहिए, तो इसलिए आपका क्या होगा? क्यूटेस्ट होना चाहिए। इसका मीनिंग है सबसे शांत, द क्यूटेस्ट का, तो इसलिए बी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, इस सवाल का राइट आंसर दिए क्वेश्चन नंबर 42 को। कॉफी और चाय की कीमतों का अनुपात 5:7 है और एक परिवार द्वारा खपत की गई इनकी मात्राओं का अनुपात 7:9 है। कॉफी और चाय पर होने वाली व्यय का अनुपात ज्ञात करिए। कॉफी पर होने वाली व्यय का अनुपात यानी खर्चा, बताइए। जैसे दोस्त मेरे, कॉफी का व्यय यदि हम देखेंगे तो कितना होगा? 5 × 7 हो जाएगा। भाई देखिए सवाल को पढ़िए, कॉफी यानी कॉफी का कितना है, और आप जानते हैं कि व्यय बराबर क्या होता है। पहले व्यय बराबर देख लीजिए, आपका जो कीमत रहता है, व्यय बराबर आपका क्या होता है भाई? कीमत और जो आपका मल्टीप्लाई खपत की जो मात्रा हुई होती है, जो आपका खपत की मात्रा हुई होती है। ठीक है, तो साथ ही जैसे यहाँ पे कॉफ़ी का व्यय कितना है, यदि हम केवल कॉफ़ी का देखते हैं, सी यानी सी को कॉफ़ी से, कॉफ़ी का व्यय कितना है भाई? 5 × 7 है, यानी 35 के बराबर है। और चाय यानी टी का व्यय कितना है भाई? 7 × 9 है, यानी 63 हो जाएगा भाई। 5 × 7, 7 × 9 ये है। ठीक, ये कॉफ़ी का व्यय है, ये चाय का व्यय है, 35 63 है। ठीक है, तो यदि साथी हम लोग यहाँ से यदि हम कॉफ़ी का अनुपात निकाल ले और चाय का व्यय निकाले, तो आपका कॉफ़ी कितना था व्यय? 35 था, चाय का कितना था? 63 था। यदि हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बनाते तो 7×5 = 35, 7×9 = 63, यानी अनुपात में कितना हो जाएगा? 5:9 हो जाएगा, यानी 5:9, यानी पहला ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, इस तरह से आप सवालों को हल करेंगे। जैसे एक बार फिर समझेंगे, कॉफ़ी और चाय की कीमतों का अनुपात 5:7, यानी कॉफ़ी आपका 5 है और चाय आपका 7 है। ठीक है,
एक परिवार द्वारा खपत की गई इन मात्राओं का अनुपात 7:9 है, यानी कॉफी को 7 खर्चा कर रहे हैं भाई और चाय को 9 खर्चा कर रहे हैं मेरे दोस्त। ठीक है, तो यहां से इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 7 कर देंगे, 35 के बराबर कॉफी का व्यय हो जाएगा और चाय का आपका 7×9 = 63 इनका हो जाएगा। इनका जब रेशियो यदि हम कॉफी का व्यय अनुपात तो चाय का व्यय का अनुपात निकालेंगे तो कितना होगा, कॉफी का 35 है और चाय का कितना है भाई 63 है, तो 7×5 = 35, 7×9 = 63 यानी 5:9 के रूप में हो जाएगा। यानी पहला ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43 को। 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा और क्रमशः 1234, 8448 और 20,180 मत प्राप्त किए। विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ। 3 उम्मीदवार थे भाई, एक चुनाव लड़ा जिसमें से भाई एक को मिला 20,180, एक को मिला कितना मेरे दोस्त 8,448, एक को मिला 4,448, एक को मिला 1,234। तो टोटल कुल मत कितने हो जाएंगे, इसको जोड़ दीजिए। 8 4 12 के 2, 8 4 12, 3 15 16 के 6 1, ठीक, 4 2 6 1 7 1 8, 8 1 9 2, यानी टोटल मत आपका कितना 29,862। ये आपका कुल मत है, यही है ना। तो इन्हीं कुल मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ है विजयी उम्मीदवार को, यही सवाल पूछा ना। तो देखिए यहां से यदि हम देखेंगे तो टोटल आपका कुल मत कितना है 29,862 है, तो यहां से आती और 20,180 मत प्राप्त किए, तो जो टोटल आपका कुल मत है यानी 20,180 मत है ये, और टोटल कितना आपका 29,862 है, और हमें परसेंटेज निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर दे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 67 आपका 58% आएगा, यानी पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 3 उम्मीदवार थे भाई, एक चुनाव लड़ा और क्रमशः 1234, 8,448 और 20,180, तो जो जीता कौन है भाई, जो 20,180 है वही जीता है ना। तो इसी का कुल मतों का प्रतिशत पूछ रहा है, तो इसको ऊपर लिखेंगे, जो टोटल मत नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल, जो सबसे अधिक वोट पाएगा वही जीतेगा ना भाई। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 44 को। 5 वर्षों के लिए 6% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि ₹2,000 पर साधारण ब्याज रुपीज में ज्ञात करिए। एसआई बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बताइए। एसआई बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। प्रिंसिपल आपका सबसे अधिक नंबर 2,000, रेट आपका कितना था प्रतिशत में था 6%, टाइम आपका 5 वर्ष बटे में 100। 00 से 00 कैंसिल, 20 पंजे 100, 100 इंटू 6 600 हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आएगा 600। पहला ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45 को। इस सवाल को हल करिए। 40 kg, 49 kg, 56 kg, 72 kg और 37 kg वजन के 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन kg में ज्ञात करिए। तो साथियों औसत हमें निकालना, तो औसत कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं को पहले जोड़ लेते हैं। 40 + 49 + 56 + 72 + 37, टोटल 5 से भाग कर दे क्योंकि 5 सदस्य हैं भाई। जोड़िए देखिए, 7 2 9, 9 6 15, 15 9 24, 24 का 4 2, 7 3 10, 10 5 15, 15 4 19, 19 4 23, 23 2 25, यानी 254/5। इसको सॉल्व करेंगे, 50 25, 5 और 40 0, यानी 58 समथिंग आपका आएगा भाई। 50 25 1 से 50.8 आएगा भाई। इसको सॉल्व करेंगे तो 50 25 आ गया, ठीक। फिर यहाँ पे 0 देंगे, बढ़ाएंगे, तब एक यहाँ पे 0 आएगा, 5 और 48 सिंपल, यानी 50.8 इस सवाल का परफेक्ट आंसर, यानी डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। तो उनमें से औसत वजन कितना है परिवार में, तो 50.8 हर एक व्यक्ति का औसत वजन है, ठीक है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल को हल करिए तो क्वेश्चन नंबर 46 को। तो साथियों रीजनिंग के सवालों को हल करिए। जैसे कथन आपका दिया है, सभी तोते चील हैं, यानी सभी तोते चील हैं, कुछ तोते शुतुरमुर्ग हैं, निष्कर्ष आपको बताना है। तो साथियों ये सवाल आ गया ना, यदि आपने कथन को बना लिया तो समझिए आपका निष्कर्ष अपने आप निकल आ जाएगा। जैसे सभी तोते, तोते को टी से डिनोट कर रहे हैं, सभी तोते क्या है चील हैं, चील को सी से डिनोट कर रहे हैं,
कुछ तोते शुतुरमुर्ग है, यानी जो कुछ तोते हैं ना वो शुतुरमुर्ग है। ये आपका कथन तैयार है। अब देखिए निष्कर्ष क्या है। कुछ चील तोते हैं, यानी कुछ जो चील हैं क्या वो तोते हैं? बताइए, बताएंगे सभी? सभी दोस्त बताएंगे? बिल्कुल भाई, क्योंकि कुछ चील क्या है भाई? तोते, यानी सभी हैं भाई। यानी पहला आपका निष्कर्ष बिल्कुल ठीक है। दूसरा देखिए, कुछ चील क्या शुतुरमुर्ग है? क्या कुछ चील क्या शुतुरमुर्ग है भाई? देखिए ना भाई, क्योंकि सवाल दिया ना कुछ तोते शुतुरमुर्ग, तो कुछ आपके चील भी हैं, कुछ तोते भी शुतुरमुर्ग, यानी दूसरा भी आपका अनुसरण ठीक कर रहा है। यानी निष्कर्ष पहला और निष्कर्ष दोनों अनुसरण कर रहे हैं, यानी सवाल का पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त मेरे, अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 47 को। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? 115, 117, 123, 125, 131। दोस्त मेरे 115, 117, तो इसमें +2 का गैप। 123 से 125, तो इसमें +2 का गैप। उसी प्रकार 131 में यदि हम +2 को कर देंगे तो 133 आ जाएगा। ऑप्शन देखिए दे रखा ऑप्शन भी, यानी इसमें +2 का रिलेशन लगा है, 2 का पेयर बनाकर। ठीक है, तो इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 48। एक निश्चित कूट भाषा में स्पाइक को 82,467 लिखा जाता है, लाइक्स को 47,298 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में पी को कैसे लिखा जाएगा? बताइए दोस्त मेरे। स्पाइक है SPIKE, स्पाइक में 5 अक्षर हैं तो इसके लिए 5 कोड दिया गया है, 8, 2, 4, 6, 7। उसी प्रकार लाइक्स LIKE लाइक्स में 5 अक्षर हैं तो इसके लिए 5 अलग कोड दिया गया, 47,298। पूछा किसका? पी का। कॉमन चेक करते हैं भाई। देखिए लाइक्स में पी है नहीं, इसका मतलब कि कॉमन वाला मेथड नहीं लगेगा। तो कौन सा मेथड? एलिमिनेट का। तो एलिमिनेट हम सभी नंबरों को करेंगे। जैसे देखिए 8 आपका इसमें भी है, इसमें भी 8 तो एलिमिनेट हो जाएगा। 2 आपका स्पाइक में है, 2 लाइक्स में है, तो इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। 4 स्पाइक में है, 4 आपका लाइक्स में भी है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। 7 आपका इसमें भी है और लाइक्स में भी 7 है। अब नंबर केवल देखिए जिसमें पी रहेगा उसी में आंसर आएगा, यानी स्पाइक में पी है तो पी का कोड कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर देखिए यहाँ पे 6 बच रहा है, 6 बच रहा है, तो पी का कोड क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा आप सभी को इस तरह सवालों को हल करना है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 को। किसी निश्चित कूट भाषा में इंच को 9631 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, थीन को 3269 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। थीन में टी के लिए कूट क्या होगा? बताइए भाई साहब। जैसे INCH, इंच 4 अक्षर है तो इसके लिए कोड कितना दिया है? 9631। उसके बाद थीन THIN, थीन में 4 अक्षर है तो इसके लिए 4 अलग कोड है, 3269। पूछा किसका? टी का। कॉमन चेक करिए, देखिए टी तो केवल थीन में है, इंच में है नहीं, इसका मतलब कि इसमें भी एलिमिनेट का मेथड लगेगा। 9 देखिए इंच में है, थीन में 9 है तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए। 6 इंच में है, 6 थीन में है, इसको भी एलिमिनेट करिए। 3 आपका इंच में भी है, 3 आपका थीन में भी है, तो 3 को एलिमिनेट करेंगे। अब देखिए थीन में 2 नंबर बच रहा है, 2 नंबर, तो यही क्या हो जाएगा आपका? 2 नंबर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन, क्योंकि भाई जिसमें टी रहेगा उसी में आंसर रहेगा ना, जिसमें जो पूछा रहेगा जिसमें रहेगा उसी में आंसर होगा। तो टी किस में? थीना में, तो थीन में कौन सा नंबर बच रहा है? 2 नंबर बच रहा है, तो 2 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, आज के इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? यहाँ पे समीकरण दिया है, प्लस माइनस को बदलना है, गुणा भाग को बदलना है इस समीकरण में, उसके बाद हल करना है। तो चलिए दोस्त हल किया जाए, देखते हैं कितना आंसर आता है। पहले समीकरण को बना लेते हैं। 5 प्लस है तो माइनस में 3, माइनस है तो प्लस में 10, गुणा है तो भाग में 2, भाग है तो गुणा में 2। समीकरण तैयार है, इसको बॉडमस की नियम लगा सकते हैं इसमें। तो यहाँ से देखिए कितना आएगा मेरे दोस्त? 5 में से 3 घटाएंगे 2, प्लस 2 का भाग 10 में दे देंगे, कितना आएगा? 1 सेकेंड, ऐसे नहीं हल करेंगे भाई, बॉडमस स्कीम लगा रहे तो बॉडमस का अप्लाई रूल करेंगे। 5 माइनस 3 प्लस 2 का भाग 10 में 5 बार में, ठीक है। फिर यहाँ से गुणा 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद 5 माइनस 3, यहाँ से 5 दूना 10 हो जाएगा,
ये देखिए +10 है, ये +15 कितना हो जाएगा 5 है यानी 15 हो जाएगा। 15 से -3 कर देंगे तो 12 आ जाएगा, यानी सॉल्व का राइट आंसर 12। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। वैसे भी आ जाता भाई, यदि हम लोग 5 में से 3 को घटाए थे 2 आया था, तो 2 में 10 को जोड़ दे तो भी 12 ही आता, इसका मतलब ठीक था। तो साथियों इस तरह से पूरे 50 क्वेश्चन एक और मॉडल पेपर हमने कंप्लीट कर लिया। तो बताइए आप सभी का लगभग आज के सेशन से कितना स्कोर रहा, सभी दोस्त बताएंगे भाई, ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। आपने पूरे 50 के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। लगातार 3 क्लास आ रही है, एक भी दिन आप गैप नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे काफ़ी अच्छी तरीके से। लगातार क्लासें आएगी भाई, एसएससी के नए पैटर्न को देखते हुए जैसे आपके पेपर में जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग सॉल्व पूछेंगे, सेम वैसा ही क्वेश्चन पेपर हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन को ऑन करना है, और जो हमने पीडीएफ आपको दे रहे हैं उसको आप परचेज जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।